अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम GSE 101 के बायोलॉजी का पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने 29 से 33 तक लेक्चर को स्टडी करना है। 23 से 28 लेक्चर्स की एक वीडियो मौजूद है। आप वो GSE 101 डिस्कवर एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। आपको उस प्लेलिस्ट में GSE 101 के फाइनल टर्म के, मिड टर्म के तमाम लेक्चर्स और साथ ही क्विज़ में भी हेल्प मिल जाएगी। तो लेक्चर नंबर 29 को हम डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का ये हमारे पास है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन लाइफ फ्रॉम एटम टू बायोस्फीयर। सबसे पहले है कि लाइफ क्या है। हम जो है एनर्जी, कोई भी एनर्जी जो है किसी भी लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। मिसाल है, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज़ करते हुए एनर्जी को हासिल करते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो है वो एनर्जी को प्लांट्स लाइक गोट्स ईट प्लांट्स, ठीक है, वो एनर्जी को अपने खुराक का ज़रिए प्लांट्स को बनाते हैं। इसी तरह जो है इट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, जिस तरह ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक लायंस प्रोड्यूस कब्स, ठीक है। तो ये जो है वो एक नेचुरली चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेटिंग है। म्यूटेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग इटसेल्फ। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस का मतलब होता है तब्दीली, ठीक है, तगय्युरात में तब्दीली। इसमें क्या होता है, DNA चेंज खुद ब खुद हो जाता है डिवीजन के दौरान, और अगर DNA चेंज होता है तो ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स में भी चेंजिंग आ जाती है। ये जो चेंजिंग होती है करैक्टरिस्टिक्स में, ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बेटर इफ म्यूटेशंस इज़ बेनिफिशियल और मे डाई इफ़ इट इज़ हार्मफुल, ठीक है। अगर तो ये म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल होगा तो वो एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई कर सकते हैं। अगर ये म्यूटेशन बेनिफिशियल रहेगा तो वो बेटर सर्वाइव भी कर सकते हैं। इट्स मीन कि ये DNA में चेंजिंग्स होती हैं, ये एक रिस्क ही है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो लाइफ, ठीक है। लोगोस इसका मतलब होता है स्टडी, बायोलॉजी इज हेंस द स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इसमें स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन लाइफ। ये आपको पता होना चाहिए। एटम सबसे पहले होता है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मिलकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स मिलेंगे टिश्यूज़ बनाएंगे, इसी तरह टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, इसी तरह जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, ऑर्गेनिजम्स के मिलने से पॉपुलेशंस, जब पॉपुलेशंस इकट्ठी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा तो कम्युनिटीज़ बनाएंगे, और कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम्स बनाते हैं, और जब बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बायोस्फीयर कहते हैं। ये एक आप सीक्वेंस के साथ याद कर लें तो इनकी डेफिनेशंस आप जो है वो ऑटोमेटिकली खुद राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि पॉपुलेशंस, कम्युनिटी, इकोसिस्टम की किस तरह है, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो एटम्स हैं। अभी मैंने आपको बताया है एटम जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट एलिमेंट का होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। नेचर में 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म 16 से बने होते हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और बायो एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, दीज एलिमेंट्स 99% ऑफ लिविंग मास, ठीक है। अदर 10 जो एलिमेंट्स हैं वो 1% ऑफ टोटल लिविंग मास है, जिसमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन आ जाता है, ठीक है। एटम्स हैं, एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर सब एटॉमिक पार्टिकल है ये एक, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दीज इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट की गिर्द गर्दिश करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। आपको पता है कि एटम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन प्रोसेस को, बॉन्डिंग को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग के तहत वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन
होते हैं, 2 टाइप्स की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक के नेम से मुराद है आयंस हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। वन एटम गिव्स वन और मोर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम विच इज कॉल्ड अ डोनर, यानी एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को देगा, जो देगा वो डोनर कहलाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, वो रेसिपेंट कहलाएगा। ठीक है, जो डोनर एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो रेसिपेंट होता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारी इसमें उन्होंने बताया है। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? शेयर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ऑफ बोथ एटम्स। बस याद रखना, कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इनफ है ये। माइक्रो मालिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब आपको पता है कि लो मालिक्यूलर वेट है, यानी छोटे से छोटे मालिक्यूल्स होती हैं, इनमें ग्लूकोज वाटर आ जाएगा। मैक्रो मालिक्यूल जो होते हैं वो हाई मालिक्यूलर वेट के होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस का। माइक्रो होता है छोटे से छोटा, मैक्रो होता है बड़े से बड़ा मालिक्यूल्स, और इनकी एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद करनी है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में इनकी एग्जांपल्स देकर पूछते हैं कि किसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होती है, और ये जो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के डीएनए और एक्सेप्ट करने से बनता है। आर्गनलीज जो है मालिक्यूल्स मेक आर्गनलीज। आर्गनलीज जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। आपको पता है कि जब मालिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो आर्गनलीज बनाएंगे। इसके एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, पावर हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस जो है वो द ऑर्गनलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स एंड मेक्स एनर्जी फॉर द सेल्स, जो कि सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको जो है वो पावर हाउस कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ये देखिए, ये ऑर्गनली का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है वो आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा एक तरफ है, ये मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमाइटर मटेरियल जो ये धागेनुमा साख्ते हैं, न्यूक्लियर पोर्ट्स ये छोटे छोटे सुराख जो हैं, इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है कि सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट कहलाता है, और ये डिफरेंट साइज टाइप्स के सेल्स होते हैं बॉडी में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में अमीबा जो है वो कंसिस्ट होता है एक सेल पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमीबा जो है वो कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 1 सेल पर। इसके अलावा प्रोक्रिएट और यूक्रेटिक आ गया, ये हमने जो है आई थिंक लास्ट लेक्चर्स में भी प्रोक्रिएटिक और यूक्रेटिक का पढ़ा था कॉन्सेप्ट। प्रोक्रिएटिव जो होते हैं दो सेल्स टू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, और यूक्रेटिक सेल्स होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है, प्रोक्रिएटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूक्रेटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल को इसने कवर किया होता है मेम्ब्रेन के जरिए, इसलिए इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्ट, और सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बाकी इसको आप जो है वो एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स पेपर में आपके नहीं आते, जस्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? These cells are present in a few places in adult organisms present in the embryos. ठीक है, यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, कैन बी यूज इन मेकिंग ऑर्गेनिजम्स एनी टाइप। इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। टिश्यूज ये इंपॉर्टेंट है। ये सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स जब मिलते हैं वो ग्रुप बनाते हैं तो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको टिश्यूज कहते हैं। यानी एक जैसे जब आप वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था, एक सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अगेन दिखा दूँ वो, जिससे जो है वो आपको ज़्यादा आसानी रहे। ये देखें, ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ, ये एक सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि आपने इसको कैसे याद करना है, आप इसको तैयार कर लें तो आपको नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इसकी डेफिनेशन ऐसे कवर हो जाएंगी, इसकी एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें मिल मिल के जो है वो बना रही हैं। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिश्यूज़ को हम पढ़ रहे थे, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ आएगा जो कि स्किन को बनाते हैं, तो ये भी आ सकता है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो इसका क्या काम है, डेट मेक्स द स्किन। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स हैं, टिश्यूज़ मिलकर जो है वो टिश्यूज़ का ग्रुप ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे।
इसी तरह जो है स्टोमिक में दे आर मसल टिश्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फॉर ग्राइंडिंग एंड दे आर सेक्टोरियल सेल्स विद सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस टू डाइजेस्टिव फूड। स्टोमिक में जो है वो मसल टिश्यूज मौजूद होती हैं जो कि सुखती हैं और रिलैक्स होती हैं। जब खुराक को जो है वो लेसदार बनाना हो तो वो सेक्रेटरी सेल्स भी या गैस्ट्रिक जूस को खारिज करते हैं जिससे खुराक जो है वो डाइजेस्ट हो सके। अब फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम आ जाता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको पता है कि ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमिक, इंटेस्टाइन्स, पेंक्रियाज, लीवर एंड रेक्टम में मुश्तमिल होता है। ओरल कैविटी जो है ये जिसमें मुंह का सारा प्रोसेस आ जाता है। एसोफेगस होती है खुराक की नाली, फिर उसके बाद खुराक मैदा में जाती है। यहाँ पे इंटेस्टाइन होती हैं, ये दो तरह की होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। पेंक्रियाज है और लीवर है। पेंक्रियाज का काम है ये गॉल ब्लैडर को खारिज करते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स है, जब ऑर्गन सिस्टम बनेंगे ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसी तरह इसका एग्जांपल्स हैं ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इफ अ पर्सन इज रनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड्स इट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही है जैसे जब हम थोड़ा सा रनिंग करते हैं तो फ़ौरन हमारी सांस फूलती है, तो इसकी जो है वो रीज़न यही है, ठीक है। हमें सांस लेने में तेज़ी से सांस आती है तो थकन सी महसूस होती है क्योंकि जो टिश्यूज़ होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन जो है ऑल ऑर्गेनिज्म स्पीशीज आर लिविंग इन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड द पॉपुलेशंस। ये हम डेफिनेशंस अभी देख चुके हैं और जब पॉपुलेशंस मिलेंगे उनको कम्युनिटी कहते हैं। इसमें कम्युनिटी में एलजी फंजाई आ जाएगा। बायोस्फीयर जो है द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड और इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ फॉर अर्थ। इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, ओशंस एंड वैलीज देयर बायोटी कंपोनेंट्स एग्जिस्ट। आप सिंपली इसकी डेफिनेशन याद करें सीक्वेंस के साथ, जिस तरह आपको मैं बताया याद करें, आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 30 है, इसमें सेल थ्योरी और सेलुलर कंपोनेंट्स हमने स्टडी करने हैं। सेल थ्योरी बेसिकली है क्या चीज़, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, बेसिक यूनिट होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा है। सेल्स ओनली अराइज बाय डिविजन्स इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी किस तरह डेवलप की गई थी, ये रॉबर्ट हॉक ने सबसे पहले डेवलप की थी 1665 में। उसके बाद जो है वो टेक्सटाइल मर्चेंट था लियो वॉन, इसने जो है वो अपनी सेल थ्योरी पेश की थी। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन अ पोंड्स वाटर, इसने जो है वो तालाब के पानी में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था जिसको एनिमलिक्यूल्स का नाम दिया था। फिर लिम्बार्क्स ने अपना जो है वो प्रपोज किया था। इसी तरह रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर न्यूक्लियस किया था सेल में, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जस्ट आप एक बार रीड कर लें क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं इंपॉर्टेंट नहीं आते, ना ही ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ना ही सब्जेक्टिव के लिहाज से। सिर्फ ये अच्छे से माइंड में रखें कि न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इसी तरह सोशियल इंडिया था, इसने अपना जो है वो सजेस्ट किया था। सचवान ने, विर्चो ने, पॉस्चर ने, तो ये जो है अपने अपने इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट्स। सेल्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल कंपोनेंट्स, सम इम्पोर्टेंट एंड कॉमन वंस आर डिस्कस बिलो। सेलुलर कंपोनेंट्स में जो है वो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, ऑर्गेनेल्स। पहले सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन ने जो है वो कवर किया होता है, ये एनिमल का सेल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। इसी तरह गोल्गी कम्प्लेक्स ऑपरेटर जो है ये जो धागे नमा एक दूसरे से क्लोज साखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है। जस्ट आप एक वैसे अपने नॉलेज के लिए स्ट्रक्चर देखना चाहें देख सकते हैं लेकिन इतना जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये मोस्ट एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है, आउटसाइड में पाई जाती है सेल वॉल के भी, और इसका फंक्शन ये है कि कोई भी रुकावट आ जाए, ठीक है, ये इन्वायरमेंट से सेल को महफूज रखती है, यानी उसको जो है अपनी एक शेल प्रोवाइड करती है, ठीक है, और इट प्रोवाइड्स दी प्रोटेक्शंस इनर पार्ट्स ऑफ द सेल्स। और दूसरा इसका फंक्शन है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो ये जिस तरह मैं अपनी वर्डिंग बता रही हूँ सेम एज वैसे ही माइंड में रख लें लेक्चर सुनते दौरान ही, बाकी इसको ज़्यादा आपने रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर किस तरह है, मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने इसको डिस्क्राइब किया था सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, और ये कंसिस्ट होता है बाइलेयर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स,
उसके बाद जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट्स आ जाती हैं सेल मेम्ब्रेन्स की। सब मॉलिक्यूल्स कैन पास डायरेक्टली फ्यू लिपिड्स, इसको भी आप स्किप कर दें। सेल वाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आउटर मोस्ट कवरेज होती है सेल वाल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन के गिर्द होती है सेल वाल, ठीक है। इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन आ जाते हैं। फंगल सेल वाल्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग पॉलीमर कॉल्ड द काइटन। ये आपने याद करना है कि फंगल सेल वाल जो है वो एक लॉन्ग पॉलीमर पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल वाल जो है वो पॉलीमर पर मुश्तमिल होती है, यानी इनके नेम से इन्होंने लगाए हुए हैं पेप्टी ग्लाइकॉन, ठीक है। 2 टाइप्स की सेल वॉल्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सब्जेक्टिव, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है। प्राइमरी सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ द सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और सम अदर मॉलिक्यूल्स लाइक द लिग्निन विच मेक इट स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है। साइटोप्लाज्म जो है वो, साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये होता है कि ये इस सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, यानी ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, खुराक की हम कह सकते हैं, जो कि प्लाज्मा के दरमियान पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ये पार्ट रखता है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन में आ जाएगा, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क है, यानी एक ढांचा नमा इसकी साख्त होती है। ये फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। 3 टाइप्स के होते हैं इसमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जिसको माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स में आपको पता है कि स्मॉलेस्ट होगा अपने डायमीटर में, इंटरमीडिएट जो है फिलामेंट्स इंटरमीडिएट इन साइज होगा, मीन के ना ही ज़्यादा होगा बड़ा और ना ही छोटा होगा। इसी तरह माइक्रो ट्यूब्यूल जो है वो लार्जेस्ट होती हैं डायमीटर में। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा सेल ऑर्गेनेलीज। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो कि पार्टिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस आपको पता है कि ये सेल्स के दरमियान में सेंटर में जो है वो मौजूद होता है, और प्लांट सेल्स में थोड़ा सा ये एक साइड पे मौजूद होता है, क्योंकि दरमियान में प्लांट सेल्स के लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा प्लांट सेल में हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट ऑन अ साइड, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड जिसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियस का आपको पता चाहिए प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कहाँ मौजूद होते हैं, और ये जो है वो कंटेन्स होता है जेनेटिक मटेरियल्स में। DNA is present in the form of chromosomes which are visible during सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो है वो DNA को देख सकते हैं। DNA क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है, ये प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल्स है, यानी प्रोटीन को बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। राइबोसोम्स का इतना इनफ है, MCQs में भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स का जो फंक्शन है ये प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस सेल भी कहते हैं क्योंकि ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ATP की सूरत में। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ATP जो है वो बायोलॉजिकल केमिकल फॉर्म होती है एनर्जी की, सिर्फ इतना इनफ है। बाकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन रखता है, वन इज कॉल्ड द आउटर एंड अदर इज इनर मेम्ब्रेन। प्लास्टिड जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है बॉन्ड ऑर्गेनेल्स की, जो कि प्लांट्स में पाई जाती है। इसमें जो है वो 3 मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट्स का, दे आर ग्रीन कलर एंड देयर कलर इज ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और इसका कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि ग्रीन पिगमेंट है। इसी तरह क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है फ्रूट्स में, फ्लावर्स में प्लांट्स पाए जाते हैं, ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन द रेड येलो, इसमें डिफरेंट कलर्स आएंगे। ल्यूकोप्लास्ट में जो है वो रूट्स और ट्यूब्स में मौजूद होता है, ये कलरलेस पिगमेंट है। ल्यूकोप्लास्ट जो है इसमें कोई भी कलर नहीं होता और इसका फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को, वेरियस मटेरियल्स इन द रूट्स एंड ट्यूब्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं जिस तरह पोटैटोज में होते हैं उनमें स्टोर होता है। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंटरकनेक्टेड चैनल प्रेजेंट साइड द सेल। ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है वो स्ट्रक्चर्स आपके सामने है, रफ ER एंड स्मूथ ER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रफ ड्यू टू राइबोसोम्स। रफ इसलिए होता है कि राइबोसोम्स की वजह से, ठीक है। SER इज इन्वॉल्व दी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आप स्किप कर सकते हैं। बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको पता होना चाहिए। गोल्गी अपरेटस है, सेंट्रियोल्स है। गोल्गी अपरेटस जो है वो उसको
गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका इतना फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रियोल्स भी, वैक्यूल्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह लाइसोसोम्स ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम्स को फिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बैग लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। जस्ट इतना इनफ है, ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31 है। इसमें जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स एंड माइटोसिस को स्टडी करना है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के मौजूद होती हैं। इसमें बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस एक तरफ मौजूद होता है सेल्स के। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है। ये रफली राउंड एंड और हैव वेरिएबल शेप्स। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं वो रफली रेक्टेंगुलर शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसमें प्लास्टिड्स अब्सेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसमें सीलिया रियली प्रेजेंट। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, सेंट्रियोल्स अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। एटलीस्ट 5 आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं ताकि आपको इनके डिफरेंस अगर आ जाए तो आपको एनिमल्स और प्लांट सेल्स के आने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है या प्लांट सेल्स का है और ये इसी तरह एनिमल सेल्स का है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर्स को आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं जिस तरह अभी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नो डिफाइंड न्यूक्लियस बट आ न्यूक्लियोइड रियन। यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कोई मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती बाउंड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और स्मॉल साइज में होते हैं। ये लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसी तरह सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ द पेप्टिड ग्लाइकॉन, अब पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर्स। पेप्टिड ग्लाइकॉन जो है वो अमाइनो एसिड्स और शुगर्स के पॉलीमर्स हैं। इसी तरह यहाँ पे सेल वॉल जो है वो सेलुलोज प्लांट्स और चाइटन फंजाई से मिलकर बनी होती है। तो इनके जो है वो एटलीस्ट 3 आप इसके डिफरेंसेस जो देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेल डिवीजन है। डिवीजन जो है वो सेल्स में हर सेल्स की डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। और ये जब सेल डिवाइड होते हैं तो डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड द सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं जो कि तमाम टिश्यूज बनाते हैं बॉडी के, एक्सेप्ट फॉर सम सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। इसी तरह फ्यू सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में डेट आर मेड फॉर मेकिंग द गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन। कुछ गैमीट्स बनाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस। ये इसका बेसिक है माइटोसिस और मियोसिस, और इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। माइटोसिस द डिवीजन ऑफ द सोमैटिक सेल्स एंड आल्सो सर्व्स एज मीन्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जो है हाउएवर इन्वॉल्व्ड इन द डिवीजन ऑफ द जर्मलाइन सेल्स। ठीक है, अभी हमने सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स पढ़े थे। सोमैटिक सेल्स जो कि बॉडी के कुछ टिश्यूज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और लेकिन गैमीट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन जो कि इसके सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, गैमीट्स उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए माइटोसिस में जो है वो सोमैटिक सेल्स आ जाएगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मियोसिस में जर्मलाइन सेल्स आ जाएंगे, लाइक गैमीट्स आ जाएंगे, सेल डिविजन्स इसमें होती हैं। सेल साइकिल जो है इसमें इंटरफेस आ जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज, एम फेज माइटोसिस और डिवीजन फेज, रेस्टिंग और G0 फेज। ठीक है, रीड एज गैप नोट। सेल साइकिल इसको आप स्किप कर सकते हैं। इंटरफेस क्या है और ये किस किस पे कंसिस्ट होता है ये आपको देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट जो है वो सिंथेसिस फेज आ जाता है। इसमें भी जो है वो गैप 2 है, सेल डिवीजन और माइटोसिस फेज है, रेस्टिंग है। एक बार मैं आपको वैसे करवा देती हूँ, लेकिन पेपर में इतना ये पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले मियोसिस माइटोसिस के आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्राइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। कैरियोकाइनेसिस जो होती हैं वो डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, साइटोकाइनेसिस सेल्स की डिवीजन होती हैं। और इसके बाद इनके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो है आप स्किप कर दें। साइटोकाइनेसिस आपको पता है कि सेल्स की डिवीजन होती है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 है, इसमें मियोसिस की साइड डिवीजन है, रिडक्शंस डिवीजन्स। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ द 2 डिवीजन्स,
इसमें 2 तरह की डिविजन होती हैं। 46 क्रोमोसोम्स होती हैं जो कि पेयर की सूरत में हो तो वो 23 पेयर्स होते हैं, विच इज़ कॉल्ड द डिप्लॉयड नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, द क्रोमोसोम्स इन ईच पेयर आर कॉल्ड द होमोलोगस। हर पेयर जो है क्रोमोसोम्स का होमोलोगस कहलाता है। Meiosis makes cells that have a half number of the chromosomes in each dotted cell is called the haploid number। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर 46 क्रोमोसोम्स होंगे और 23 पेयर्स होंगे उनको डिप्लॉइड नंबर कहा जाएगा। डिप्लॉइड नंबर्स होते हैं कि मेयोसिस इस तरह के भी सेल्स बनाते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, जिसको हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। डिप्लॉइडी क्या होता है, दैट कंडीशन ऑफ हैविंग द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द डिप्लॉइडी, क्योंकि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिप्लॉइडी यानी 2n, 2 सेट्स होंगे क्रोमोसोम्स के। द गैमेट्स फॉर्म बाय मेयोसिस हैंस आर कॉल्ड द हैप्लॉइड, जिसमें हैप्लॉइड में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स उसको पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। पॉलीप्लॉइड्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे तो वो पॉलीप्लॉइड्स कहेंगे। फेसेस है मेयोसिस के, जिस तरह जो है वो माइटोसिस के फेसेस हैं, इसी तरह मेयोसिस के भी फेसेस हैं। तो ये फेसेस जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो मेरी इसके सेपरेट वीडियोस में मौजूद हैं जिसमें मैंने बहुत सारे डिटेल से आपको बताया हैं। ये वीडियो जस्ट जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए जो स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है लेकिन वो फिर भी अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम कम में वीडियोस बहुत बेस्ट हैं। लेकिन फिर भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, A to Z सारा कॉन्सेप्ट समझना है, वो जो सेपरेट वीडियो CSE 101 बाय डिस्कवर एजुकेशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो क्रोमोसोम पेयर की सूरत में होती हैं उनको बाइवैलेंट और टेट्राएड्स कहते हैं। मेटाफेज में आ जाएगा एनाफेज या टेलोफेज में, इसको आप स्किप कर सकते हैं। साइटोकाइनेसिस, इस तरह 4 हैप्लॉइड सेल्स में जो है आपको पता है कि सेल डिवाइड्स अगर 4 में कर जाए इसको हैप्लॉइड सेल्स कहेंगे। कंपैरिजन है माइटोसिस और मेयोसिस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर माइटोसिस और मेयोसिस का आप ये कंपैरिजन ही याद कर लें और आप अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनका आप कंपैरिजन या इनका डिफरेंस राइट कर दें तो आपको 2 से 3 मार्क्स जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटेड सेल्स, इसमें 1 सेल डिवाइड किए जाते हैं 4 डॉटेड सेल्स में। अलाइक इन मेल्स एंड फीमेल्स क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन इक्वल इन डॉटेड सेल्स, लेकिन इनमें मेल्स और फीमेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ रह जाते हैं जो कि n होते हैं। ये इंपॉर्टेंस है मायोसिस की। एरर्स इन मायोसिस, 2 टाइप्स होती हैं ट्विंस की, फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस में दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेट एग्स आल्सो कॉल्ड द डाइज़ाइडिक ट्विंस, दीज आर प्रोड्यूस्ड इफ 2 एग्स आर रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ट्विंस का मतलब ही 2 होते हैं। दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड मे बी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स और बोथ मेल एंड फीमेल। इसी तरह आइडेंटिकल ट्विंस में जो है वो डिवीजन हो जाती है इन सेम एग की। इन्वायरमेंट एंड ट्विंस जो है इन्वायरमेंटल में इफेक्ट इवन द आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, इन माहौलियाती असर पर अंदाज होता है। आइडेंटिकल ट्विंस में आल्सो हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इफ दे आर ब्रॉट अप इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ठीक है, जो है आपने देखा होगा जो ट्विंस हैं वो अक्सर जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती हैं। इन्वायरमेंट पर बड़ा इस चीज़ पर असर होता है कि किसी भी इंसान पर, किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को ले लें, इन्वायरमेंट बहुत उस पर इफेक्ट करता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा वैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उस लिहाज से ही वो जो है उसमें चेंजेस आएंगी इन्वायरमेंट के लिहाज से। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 33 है। 33 लेक्चर्स में क्रोमोसोम्स, DNA एंड जीन्स, आपको इसकी बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्लो। हेरिडिटी कहते हैं विरासती इंफॉर्मेशन, जो विरासती इंफॉर्मेशन होती है उनका फ्लो कैसे होता है। यहाँ पे एक थ्योरी है, द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी स्टेट्स दैट द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम से मौजूद होते हैं और जीन्स का काम ये है, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करें। जीन्स जो है वो DNA की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। आई होप आपको क्रोमोसोम्स की समझ आ गई होगी कि क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी क्या है, कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमैटिन एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, यूकैरियोट्स एंड इन द न्यूक्लियोटाइड रिजन। ठीक है,
दे आर कॉल्ड द क्रोमैटिक मटेरियल। क्रोमैटिक मटेरियल इज नॉट विजिबल ड्यूरिंग द इंटरफेस। बस ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि क्रोमैटिक मटेरियल एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि सेल्स के यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स के रियन में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक मटेरियल्स की। ये एक तो रेप्लिकेशन जो है वो इटसेल्फ होती है। रेप्लिकेशन से मुराद है कि ये अपनी तरह की ही मज़ीद जो है वो ग्रो या प्रोड्यूस कर लेता है। इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इट अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट द इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स को इस काबिल बना देता है, कैपेबल या अलाउ का मतलब यही है कि वो ऑर्गेनिजम्स को इस काबिल बना देता है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा वो खुद को उसी एनवायरनमेंट में ढाल लेगा। क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स। क्रोमोसोम्स जो है आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, डीएनए और जीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज अ सर्कुलर मॉलिक्यूल। इन यूकैरियोट्स में जो है वो लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। जीन इज लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पेप्टाइड और प्रोटीन सो दैट द जीन इज अ पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का ही पार्ट है, ये भी हमने भी डिस्कस किया था। कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए जो है कम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल है, अभी हमने देखा है। और डीएनए स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये अक्सर आ जाता है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता होना चाहिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। स्मॉलेस्ट यूनिट डीएनए इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़कर या हम कह सकते हैं मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बनता है। मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्शन का, ये ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन है, इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए। यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आरएनए और डीएनए से मिलकर बनती है। इसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसमें जो है फॉर्मेशन प्रोटीन और पेप्टाइड से आरएनए से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाई जाती है जो कि राइबोसोम्स कहलाते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है कि ये डीएनए का ही फंक्शन है, डबलिंग ऑफ डीएनए, यानी एक चीज़ है प्रोड्यूस है उसी तरह की सेम चीज़ को करना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इसके जो है आप यहाँ से कर लीजिएगा। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इक्वल डीएनए के जो कि मिलकर एमआरएनए बनाते हैं। ट्रांसलेशन जो है वो एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये फॉलोइंग स्कीम इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जेनेटिक्स, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए। अगर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस इनकी डेफिनेशन आ जाए या इनको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, ये आप देख लीजिएगा। स्टेप्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शंस के इस तरह इसका प्रोसेस क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट जो है वो इलोंगेशन है, इसमें भी सारा उन्होंने प्रोसेस ही बताया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 34 है, इंशाल्लाह इसको हम 34 से 38 या 9 तक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन में अपना मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दूँगी, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स को इशू हो तो वो जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।